हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आरसीसी स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर सीमेंट रेशियो। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। अब वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंक्रीट के लिए। और इसका अगर हम डिफिनेशन देखें कि व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। इसका जो रेशियो होता है बाई वेट होता है, ठीक है। वॉल्यूम नहीं होता, बाई वॉल्यूम नहीं होता, बाई वेट होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, तो वेट ऑफ वाटर हो गया, नीचे वेट ऑफ सीमेंट रहेगा। और यहाँ पर इसका जो भी रेशियो होगा, अगर 0.4 है तो 0.4, 0.6 है तो 0.6 है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वाटर सीमेंट रेशियो को हम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट का जो रेशियो होता है उसी बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज हुई 1918 1980 में डफ अब्राम, इन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेटेड एक लॉ रिप्रेजेंट किया। और ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और भी बहुत सारे लॉ आए, लेकिन वो बाद में वैलिड नहीं रहे। लेकिन ये ऐसा लॉ है, डफ अब्राम ने जो लॉ रिप्रेजेंट किया है वो आज तक वैलिड है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बस सिंपल सा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ओनली डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो ओनली। जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड होती है। बस यही इनका लॉ था, और आज तक ये बात वैलिड है, ठीक है। मतलब जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली वाटर सीमेंट रेशियो पर रिलेट करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, वहां पर दिया रहेगा वर्केबिलिटी एंड वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो या सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आस्क्ड मेनी टाइम, ठीक है। तो एक तो ये इनका लॉ हो गया। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। हालांकि इन्होंने मैथमेटिकल टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था, a डिवाइडेड बाई b टू द पावर x, x आपका होता था वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें समझने की। बट थोड़ा सा वाटर सीमेंट रेशियो का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड है तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है एक वाटर सीमेंट रेशियो का एक तो मिनिमम रेशियो होता है कि उतना अगर नहीं रहेगा, मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपका जो सीमेंट में जो हम रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है या हीट ऑफ हाइड्रेशन कह सकते हैं, जिससे आपका सीमेंट कंप्लीटली वर्क करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो को नहीं रखेंगे या उससे भी कम हो गया, तो वो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं जनरेट होगा, तो हमारा जो है सीमेंट वो वर्केबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अच्छा, अगर रेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो को हम ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। मतलब हम बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं और बहुत कम भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। तो इसका एक रेंज देखते हैं कि इसका एक क्या रेंज है, मतलब जनरली हम क्या रेंज लेते हैं। तो यहां पर ये कह सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली इन बिटवीन 0.4 to 0.6 for nominal mix, for nominal mix। nominal mix कौन सा होता है? अप टू M20, यहां पर लिख दे रहे हैं M10 से लेके M20, ठीक है। एज पर IS 10262, एज पर IS 10262, IS 10262 कौन सा कोड होता है? मिक्स डिजाइन कोड होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये कहां से कहां लाई करेगा? 0.4 टू 0.6 नॉमिनल मिक्स लिखा हुआ है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा फिर जो हमारे स्टैंडर्ड मिक्स होते हैं उसके लिए क्या होगा? तो आपका जो स्टैंडर्ड मिक्स होता है, ठीक है, या फिर हम उसके लिए मिक्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। नॉमिनल मिक्स तक हम 0.4 0.6 यूज कर सकते हैं, बट हम जब मिक्स डिजाइन करेंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट या हाई स्टैंड कंक्रीट के लिए, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स किया जाता है कि आपको अगर वहां पर बोल दिया कि 0.5 ही यूज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो आपको उतना ही यूज करना पड़ेगा। बट नॉमिनल मिक्स की क्या खास बात होती है कि इसमें वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स नहीं होता है,
वो एज पर एक्सपीरियंस जो साइड पे इंजीनियर होता है वो यूज करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो वो 0.4 और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 0.6। अब इसके पीछे का पूरा आपको कहानी समझाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि आपको 0.38 मतलब 38% ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें, 0.38 ये होता है आपका मैंडेटरी होता है फॉर कंप्लीट रिएक्शन फॉर हाइड्रेशन, फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन फॉर हाइड्रेशन, फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, यहां पर लिख दे रहे हैं फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, तो 0.38 दैट मीन 38% ऑफ वाटर तो होना ही चाहिए। इसको नियर अबाउट 0.4 ही लिया जाता है, होता 0.38 है, कहीं कहीं 0.35 भी मेंशन रहता है, बट आप ये मान के चलिए कि 0.35 से लेकर 0.4 के बीच में वैल्यू लाई करती है, तो जनरली इसको नियर अबाउट 0.4 कंसीडर कर लिया गया। ठीक है, तो अब चलिए मान लेते हैं कि 0.38 या 38% ऑफ वाटर तो आपको चाहिए। क्यों चाहिए? अगर इससे आप कम यूज करोगे तो आपका जो सीमेंट का केमिकल रिएक्शन है वही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जब वो नहीं कंप्लीट होगा तो स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी? ठीक है, तो ये वैल्यू तो चलो ठीक है, हमने 0.4 रखना ही रखना है किसी भी हाल में। ठीक है, अब चलो मैक्सिमम की बात करते हैं। क्या हम 0.6 यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बट यूज नहीं करना होता, क्योंकि 0.6 रख देंगे तो आपका जो कंक्रीट है उस वो मतलब बहुत ज्यादा उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपका स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा। तो ये जनरली हम इसको ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे जो ड्यूरेबिलिटी कंडीशन होती है उसके हिसाब से रखते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है आपको एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जैसा एक्सपोजर कंडीशन होगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है, तो उस आपके जो एक्सपोजर कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका IS 456 में वैल्यूज मेंशन है कि आप कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज करेंगे, तो उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बस दो बात आपको याद रखनी है। एक तो वाटर सीमेंट रेशियो जनरली 0.4 से 0.6 बीच में लाई करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि मिनिमम 0.38% 0.38 वाटर सीमेंट रेशियो जरूरी होता है किसके लिए? फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सीमेंट फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर सीखते हैं। इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब मान के चलिए वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमने 0.4 ले लिया और हमने बताया कि बाई वेट लेना होता है, वाटर को भी बाई वेट लेना है, सीमेंट को भी बाई वेट लेना है। अब चलिए वाटर तो हमें पता नहीं कि कितना वाटर लेना है, बस रेशियो पता है कि हाँ 0.4 लेना है। ठीक है, रेशियो पता है, बट वाटर की क्वांटिटी हमें नहीं पता है। अब सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना होता है? 1 बैग सीमेंट का वेट होता है 50 kg। ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए 50 kg होता है एक बैग में। 1 बैग ऑफ सीमेंट, इसका जो वेट होता है दैट इज 50 kg। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, 50 kg होता है। अब यहाँ पर वेट ऑफ वाटर हमें नहीं पता, सीमेंट का पता है 50 kg इज इक्वल टू 0.4। तब यहाँ से वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा वेट ऑफ वाटर दैट इज 50 kg इंटू 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 4 जा 20 लीटर। ये आ गया आपका 20 kg। अभी लीटर नहीं लिखेंगे, अभी मैंने केजी में लिया है ना, तो ये लिखेंगे 20 kg। अब आप बोलोगे कि सर क्या वाटर का हम वेट करेंगे 20 kg? जी नहीं, 20 kg मतलब में 20 लीटर के ही बराबर होगा। कैसे होगा इसको भी थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ही लिए हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है कि नहीं? ठीक है, अगर हम मीटर क्यूब को, यहां पर हमें क्या निकालना, वेट निकालना है ना। अगर हम एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में होता है आपका 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो अगर हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आपका 1 लीटर हो जाएगा। 1 kg इक्वल टू 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर।
मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में कितना वाटर आएगा, 1 kg वाटर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहे इसको 20 kg लिखिए या 20 लीटर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना लीटर वाटर लगेगा, 20 लीटर। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि वाटर को वॉल्यूम में रखो, ठीक है, वेट में नहीं, वॉल्यूम में रखो, और सीमेंट को वेट में रखो। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को बाई वेट रखो। एक लीटर वॉल्यूम में 1 kg ऑफ वाटर ही आएगा। उस आप चाहो तो वेट करके चेक कर सकते हो, नियर अबाउट 1 kg रहेगा। ठीक है, तो 20 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा 50 kg, मतलब 1 बैग सीमेंट के लिए मिनिमम वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम आपका होगा 20 लीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। पूछ सकता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट होने के लिए कितना मिनिमम वाटर कंटेंट चाहिए, तो आपको 20 लीटर वहां पे बताना। बस ये ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये डिप्लोमा लेवल मतलब जेई लेवल पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये ऐसे तरीका है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ से ये भी थोड़ा सा क्लियर हो गया, और बाकी आपको समझ में आ गया कि मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना होता है, 0.4, और 0.4 से 0.6 के बीच में लाई करता है जनरली। ठीक है, और बाकी मिक्स डिजाइन करते हैं तो वहां पर फिक्स किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, आई थिंक वाटर सीमेंट रेशियो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे वर्केबिलिटी की। अब वर्केबिलिटी की बात करेंगे तो आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, और वो जो चार्ट हम बता रहे हैं एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारा चार्ट होता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्केबिलिटी की। वर्केबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की। ठीक है, तो वर्केबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी इजिली मिक्स्ड, प्लेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड। इससे आप क्या समझते हैं, इस क्या कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मतलब जो भी हम कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ही हमने बैचिंग किया, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सीमेंट है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, वाटर है या एडमिक्सचर है, सबको हम बैचिंग करते हैं, मतलब उसका बाई वेट या बाई वॉल्यूम कैसे भी बैचिंग किए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको मिक्स करते हैं। जब मिक्स करते हैं तो ड्यूरिंग मिक्सिंग वहां पर वर्केबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका वर्केबिलिटी कम है, या वर्केबिलिटी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि आप मिक्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आप कैसे भी मिक्स कर भी लिए, फिर जब आप उस कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, आप जिस मेंबर में उसको प्लेस करना चाह रहे हैं वहां उसको प्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप उसको जब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। आप कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर सब कुछ हो भी गया तो उसका जो फिनिशिंग करना है, सरफेस फिनिशिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ है, फिनिशिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर ऐसा चीजें हैं तो दैट मीन्स आपका जो कंक्रीट है वर्केबल नहीं है। ठीक है, अगर उसका आप इजिली प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, इजिली मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसको इजिली आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कंक्रीट इज नॉट वर्केबल। अगर आप जो भी कंक्रीट मिक्सचर है आप इजिली उसको मिक्स कर लिए, इजिली प्लेस कर लिए, इजिली उसको आप कॉम्पैक्ट कर लिए, सारा काम आप इजी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है, दैट मीन्स कंक्रीट इज वर्केबल। बस इतना सा डेफिनेशन है, और इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से याद करता हूं, और वो ये है, इजी टू वर्क विथ, इजी टू वर्क विथ। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इजी टू वर्क विथ। व्हाट इज वर्केबिलिटी, इजी टू वर्क विथ, मतलब काम करने में आसानी हो हमें, बस हम जो भी कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ हम जो भी काम करना चाह रहे हैं आसानी से हो जाए, दैट इज वर्केबिलिटी। बस इतनी सी बात होती है वर्केबिलिटी की। अब इसी आसानी मतलब कि अपने इजीनेस के लिए लोग क्या करते हैं, पानी पे पानी डाले जाते हैं, मतलब वाटर ऐड करते जाते हैं, सो दैट कि अपना ज्यादा वर्केबिलिटी मिले, मतलब एक ऐसा परसेप्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को। ठीक है, सो दैट कि हमको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वर्केबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, यहाँ पर वो फैक्टर्स मेंशन है। तो पहला फैक्टर है अपना वाटर कंटेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा सैंड था, कोर्स एग्रीगेट था, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट एंड एडमिक्सचर एंड वाटर। तो वाटर दैट मीन्स वाटर कंटेंट की बात हो रही है कि कितना वाटर हमें ऐड करना है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कम वाटर मिलाओगे, कम पानी डालोगे, उससे क्या होगा, मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आप ज्यादा पानी डालते हो तो मिक्स करने में इजी होता है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इसके पहले हमने देखा ना, तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.6 के बीच में होता है। हमने बताया कि आपको 0.38 रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, आपका कंप्लीट रिएक्शन के लिए, जो भी आपका सीमेंट का रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए 0.38 तो चाहिए ही। लेकिन अगर सपोज हमने 0.38 रखा मिनिमम एकदम, मतलब वाटर कंटेंट आपका एकदम मिनिमम है, तो उस केस में क्या होगा, वर्केबिलिटी क्या होगी, क्या आप इजिली मिक्स कर पाएंगे। चलिए मिक्स कर भी लिए तो क्या आप इजिली प्लेस कर पाएंगे, आपको डिफिकल्टी होगी। तो वाटर कंटेंट अगर आपका कम होगा, दैट मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो कम है, तो वर्केबिलिटी क्या है, कम है। अब यहां से दोनों बात को आपको समझना है, मतलब आप जैसे जैसे वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं वर्केबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन वर्केबिलिटी से क्या लेना देना जब आपका स्ट्रेंथ ही कम रहेगा। अब आप अपने आसानी के लिए वर्केबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रेंथ तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से स्ट्रेंथ कम होती है। ऐसा अब्राहम साहब ने बोला है, वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। और डायरेक्टली रिलेटेड कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है कि अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो वाटर कंटेंट आप इंक्रीज करते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि आपका स्ट्रेंथ कम होता है, तो हम क्या करें, कैसे वाटर कंटेंट को बढ़ाएं कि जिससे हमारा स्ट्रेंथ भी दिक्कत ना हो। तो भाई साहब, आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो ना, आप क्या काम करो, सीमेंट का कंटेंट भी बढ़ाओ, वाटर कंटेंट भी बढ़ाओ, सीमेंट का कंटेंट भी बढ़ाओ, तब आपका ये रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। बस बात खत्म। आपका जो कंक्रीट है वर्केबल भी हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी नहीं उसका जो है कम होगा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो तो कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए हमने 0.5 वाटर कंटेंट, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 हमने फिक्स कर दिया कि 0.5 यूज करोगे तो आपकी वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, प्लस कुछ कारणों बस आपकी वर्केबिलिटी नहीं बढ़िया है और आपको वहां पर पानी डालने की जरूरत है, मतलब जो साइड पे मेसन है या फिर इलिटरेट इंजीनियर है वो क्या कर रहा है, वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो उसको इतना पढ़ा था कि वाटर कंटेंट बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ तो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा ना फिर। तो अपने को क्या करना है, वाटर कंटेंट बढ़ाओ, सीमेंट कंटेंट भी सेम रेशियो में बढ़ाओ, जितना वाटर आप बढ़ाए उतना सीमेंट भी बढ़ाओ, बस बात खत्म। ठीक है, आपका जो वर्केबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका स्ट्रेंथ भी नहीं घटेगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट कैसा रिलेशन रखता है वर्केबिलिटी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप वाटर कंटेंट को इंक्रीज करोगे वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये ज्ञान वाली बात थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगर ऐसा करना है तो आप मतलब कि अगर वर्केबिलिटी चाहते हो बढ़ाना और स्ट्रेंथ को भी आप घटने नहीं देना चाहते हो तो ये काम करना। ठीक है, और बाकी ये डायरेक्टली रिलेशन होता है। अब सेकंड पे आते हैं, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो की बात कर रहा है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये रहा एग्रीगेट, ये रहा सीमेंट और ये रहा इसका रेशियो, कुछ भी इसका रेशियो है, सपोज एक्स है। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में हम दो टाइप्स के, मतलब टू टाइप्स के हम मिक्स की बात करेंगे। एक आपका लीन मिक्स की बात करेंगे, एक रिच मिक्स की बात करेंगे। मान लो एक पुअर मिक्स है, एक रिच मिक्स है। ठीक है, तो पुअर मिक्स में क्या होता है, सपोज अगर हम बात करें M10 की, M15 की, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो है वो ज्यादा होगा। फॉर पुअर मिक्स, मान लो पुअर मिक्स की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा। सपोज ये 3 है, तो यहां पर 3 का मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट इज 3 टाइम्स ऑफ सीमेंट। ये 4 भी हो सकता है, हम यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, चलो 4 ले लिए तो 4 टाइम्स ऑफ द सीमेंट, मतलब एग्रीगेट ज्यादा है, सीमेंट का 4 गुना ज्यादा है एग्रीगेट, किसके लिए, पुअर मिक्स के लिए। तो इस केस में क्या हुआ, एग्रीगेट ज्यादा हो गया, सीमेंट कम हो गया। ठीक है, तो इसमें जो लुब्रिकेशन होता है एग्रीगेट्स का वो सही से नहीं हो पाता, इसलिए वर्केबिलिटी घट जाती है। तो जैसे ही आप एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो इंक्रीज किए, वर्केबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। और अगर हम रिच मिक्स की बात करें, तो रिच मिक्स में क्या होता है, रिच मिक्स में एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो आपका कम होता है। चलो मान लिए कितना कम हुआ आपका, सपोज ये हो गया आपका 0.5 कर दे रहे हैं, 0.5, दैट मीन्स एग्रीगेट इज हाफ टाइम्स ऑफ सीमेंट।
अब यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीगेट सीमेंट का आधा है, मतलब सीमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो लुब्रिकेशन अच्छे से हो रहा है एग्रीगेट के बीच में, तो वर्केबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। मतलब जब हमने एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो को घटाया तो वर्केबिलिटी बढ़ गई, और जब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को बढ़ाया तो वर्केबिलिटी घट गई, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। समझ में आ गया ना? मैंने दोनों इसी एग्जांपल लिया कि जब आप रिच मिक्स देखो, एक साइड आप पुअर मिक्स देखो। जनरली जब M30 M40 की बात होती है तो वो रिच मिक्स में आते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देखिएगा कभी मिक्स डिजाइन में कोई भी आपका रेशियो होगा, उठा के देखना, आपका सीमेंट और एग्रीगेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन यही आप देखिए M15 देखिए, M10 देखिए, M5 देखिए, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, शेप एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। शेप एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट भी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर आपका जो शेप है और टेक्सचर है, टेक्सचर स्मूथ है और शेप राउंड शेप का है, तब तो आपका जो कंक्रीट है वो वर्केबल होगा। मतलब आपका जो एग्रीगेट है उसका शेप राउंड है और टेक्सचर स्मूथ है तो वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर आपका जो शेप है वो एंगुलर शेप का है और टेक्सचर रफ है तो वर्केबिलिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी, लेस वर्केबल होगा, ठीक है। आई बात समझे? नेक्स्ट, साइज ऑफ एग्रीगेट। अब साइज ऑफ एग्रीगेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपका एग्रीगेट का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी, ठीक है। एग्रीगेट का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी। लार्जर साइज ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाई वर्केबिलिटी। तो ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। मतलब आपका साइज ऑफ एग्रीगेट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन वो मैंने बता ही दिया कि एग्रीगेट का आप साइज कितना रख सकते हो, उसके भी लिए कंडीशन है ना, वही चीज। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग में क्या होता है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होते हैं उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हो, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर ना, तो वहां पर रहता नहीं कि वेल ग्रेडेड पुअर ग्रेडेड ऐसे करके वो चार्ट बना रहता है, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड में जब सारे आपके हर पार्टिकल साइज जो है उसमें मतलब सारे पार्टिकल साइज उसमें शामिल होने चाहिए, तो वो आपका वेल ग्रेडेड होता है। वो चार्ट एस कर्व टाइप का बनता है ना कुछ, ठीक है। तो वो सॉइल में जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होते हैं वो वर्केबल होते हैं, बस इतनी बात याद रखनी है। और यूज ऑफ एडमिक्सर्स, मतलब एडमिक्सर्स भी अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी का। जैसे कि इसके पहले हम एडमिक्सर्स में बताए थे कि जो हमारा प्लास्टिसाइजर्स होता है जिसको वाटर रिड्यूसर बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर क्या करता है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडमिक्सचर वाले चैप्टर से जो है आप क्वेश्चन समझ लीजिए, जो है वर्केबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लीजिए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो हम प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, वो उससे वर्केबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो हम पानी नहीं उसमें ज्यादा डालते हैं, प्लास्टिसाइजर डाल देते हैं, ठीक है। तो काम तो वही कर रहा है ना, इससे वर्केबिलिटी अपनी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इतने ही फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। और इसी पे कई बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे जेई का एग्जाम हो, ए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस पे क्वेश्चन वर्केबिलिटी पे आता ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मतलब हम कैसे डिटरमाइन करें वर्केबिलिटी को, ठीक है। तो इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी हम देखेंगे कि कैसे हम मेजर करते हैं। मतलब अगर आप साइट पे गए हो, साइट इंजीनियर हो, तो साइट पे कैसे आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी फाइंड आउट करोगे, या फिर आप लेबोरेटरी में हैं तो लेबोरेटरी में हम कैसे कंक्रीट की वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके दो मेथड हम देखेंगे मेजर करने के, एक आपका फील्ड मेथड होगा और एक आपका लैब मेथड होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी की, ठीक है, कैसे हम वर्केबिलिटी को मेजर करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप फील्ड पे कैसे वर्केबिलिटी को मेजर करेंगे या ऑन साइट कैसे मेजर करेंगे, तो उसका आंसर होगा स्लम टेस्ट के हेल्प से, ठीक है। स्लम टेस्ट ये आपका फील्ड टेस्ट होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फील्ड टेस्ट होता है, या आप ऑन साइट टेस्ट कह सकते हैं। और बाकी ये जो होते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट एंड फ्लो टेबल टेस्ट, ये लेबोरेटरी में ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेबोरेटरी में, ये लेबोरेटरी टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो स्लम टेस्ट होता है जिसको हम ऑन साइट परफॉर्म कर सकते हैं और वर्केबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो स्लम टेस्ट, इसमें हम स्लम को मेजर करते हैं। स्लम का मतलब कितना आपका गिरावट हो रहा है, अभी वो हम बनाएंगे।
आपका जो एक फ्रस्टम शेप का होता है, और जनरली वो शेप पूछता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर बना दे रहे हैं। एक कोनिकल शेप का जो है आपका फ्रस्टम होता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, और यहाँ का जो डायमीटर होगा ये ऐसे करके, ठीक है। इसका जो टॉप डायमीटर होता है ये आपका 10 सेंटीमीटर का होगा, एंड आपका जो बॉटम डायमीटर होगा ये आपका 20 सेंटीमीटर का होगा, और इसका जो हाइट होगा ये आपका 30 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है आपका स्टील का प्लेट रहता है, ठीक है। उसी प्लेट पर इस फर्स्ट टर्म को रखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, आप लोग कॉलेज लेवल में सभी लोग किए हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, 4 लेयर में हम कंक्रीट को फिल करते हैं। 4 लेयर में, जैसे मतलब हमने पहले लेयर को कंक्रीट को फिल किया, ठीक है। जो पहला लेयर हम फिल करेंगे उसके बाद इसको हम 25 टाइम्स, एक आपका टेम्पिंग रॉड होता है उससे हम इसको टेम्पर करते हैं 25 टाइम्स, ठीक है। फिर हमने दूसरे लेयर को फिल किया, फिर हमने 25 टाइम्स यहाँ पर 4 लेयर और 25 टाइम्स विथ हेल्प ऑफ रॉड, ठीक है, इसको टेम्प करते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर तीसरा लेयर फिल करेंगे, फिर देन 4th लेयर को फिल करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में ये जो अपना बॉक्स है यहाँ पर हैंडल दिया रहता है, यहाँ पर हैंडल दिया रहता है, इसको इजिली जो है इसको ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। जब इसको उठा लेंगे तो यहाँ पर जो कंक्रीट होगा, यहाँ पर जो कंक्रीट इसके अंदर फिल है वो आपका कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये इतना बड़ा था ना, यहाँ पर ये दिस मच स्लम्प यहाँ पर हमको मिला, दिस मच स्लम्प। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्केल नोट कर लेते हैं कि कितना स्लम्प हुआ, ठीक है। तो जनरली जो हमें वैल्यू मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वर्केबिलिटी को डिफाइन करते हैं। फिर जैसे कि अभी एक चार्ट हम दिखाएंगे, पहले चारों डिटेल में देखने के बाद हम चार्ट दिखाएंगे कि क्या वैल्यू आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी वर्केबिलिटी को बताएंगे कि लो वर्केबिलिटी है, मीडियम है, हाई है या वेरी लो है, ठीक है। वो उस चार्ट की हेल्प से जनरली इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है कि जो स्लम्प टेस्ट होता है इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर लो वर्केबिलिटी एंड हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। मतलब जब कंक्रीट की वर्केबिलिटी या तो बहुत कम हो, ठीक है, तब इसको हम नहीं परफॉर्म करते हैं, या बहुत ज्यादा हो तब हम इसको नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपका जीरो स्लम्प होता है, ट्रू स्लम्प होता है, सीयर स्लम्प होता है, ठीक है। 3 टाइप के यहाँ पर स्लम्प हमको मिलते हैं। तो जीरो स्लम्प में क्या होता है, जीरो स्लम्प का मतलब क्या हुआ कि आपने जब बॉक्स ओपन किया तो जितना कंक्रीट यहाँ पर है ना उतना का सेम रहेगा, कोई स्लम्प होगा ही नहीं, तो आपका जीरो स्लम्प हो जाएगा। ट्रू स्लम्प केस में ये यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लम्प बनना चाहिए, तो ये आपका ट्रू स्लम्प वाला हो जाएगा, ठीक है। और सीयर स्लम्प में क्या होता है, सीयर स्लम्प में कुछ ऐसे करके सीयर हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर जो कंक्रीट है ये आपका निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक तो आता है जीरो स्लम्प, फिर आता है ट्रू स्लम्प, फिर एक आता है आपका सीयर स्लम्प, ठीक है। तो जीरो वाले में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो कंक्रीट है वो गिरा ही नहीं, ठीक है। तो जीरो स्लम्प में जीरो ही हो गया। ट्रू स्लम्प का मतलब हमें कुछ यहाँ पर स्लम्प मिलेगा, उसको हमें मेजर करना है, और सीयर स्लम्प में ये सीयर कर जाएगा, ठीक है। तो सीयर स्लम्प जब होगा तो हमें रिपीट करना है, सीयर स्लम्प होगा तो हमें टेस्ट को रिपीट करना है, रिपीट द टेस्ट को हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे देखिए इसका डायमेंशन पूछता है। सबसे पहले आपका ये जो फ्रस्टम है इसका डायमेंशन पूछता है, तो इसका डायमेंशन आप ऐसे याद कर सकते हैं 10 20 30 करके, ठीक है। ये 10 आपका टॉप हो जाएगा, टॉप डाया हो जाएगा, 20 ये बॉटम डाया हो जाएगा, और 30 हाइट हो जाएगी। तो 10 20 30 करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हालांकि कंफ्यूज करेगा कि कौन सा टॉप होगा कौन सा बॉटम, तो आपको इतना याद रखना है कि जो छोटा वाला डाया है 10 mm वाला वो टॉप रहेगा, जो 20 वाला डाया है तो वो बॉटम रहेगा, और 30 हाइट है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हाइट है, ठीक है। ये आपको डायमेंशन जरूर याद रखना है, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे आपसे ये पूछेगा कि हम फील्ड में कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो आप स्लम्प टेस्ट कर सकते हो। थर्ड आपसे पूछेगा कि मीडियम वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो जनरली वो आपका 100 to 150 के बीच में लाई करता है, ठीक है, या 25 से लेके 75 के बीच में होता है आपका जो लो वर्केबिलिटी होती है। वो अभी हम चार्ट बाद में उसको हम शो कर देंगे, ठीक है। ये किसके लिए नहीं अप्लीकेबल होता है, एक तो आपका वेरी लो वर्केबिलिटी एंड हाई वर्केबिलिटी।
इसके लिए इसको हम अप्लाई नहीं करते, नॉट अप्लीकेबल। उसका रीजन मैंने बता दिया, वर्केबल नहीं है, बिल्कुल वर्केबल नहीं है, मतलब बहुत स्टिफ है कंक्रीट। वर्केबल नहीं है मतलब क्या, स्टिफ है, तो उसमें आपका स्लम्प होगा ही नहीं, तो आप कैसे मेजर करोगे, फिर जीरो स्लम्प कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा वर्केबल है तो जैसे ही आप फ्रस्टम को ओपन करोगे, पूरा का पूरा कंक्रीट आपका ऐसे ऐसे यहाँ पर फ्लोट कर जाएगा। तो फ्लोट कर जाएगा तो वो भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है, कैसे आप मेजर करोगे। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। तो आपका जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये जब आपका वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कैसा होता है, आप इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे कॉलेज में, एक यहाँ पर ऐसे स्टैंड बना रहता है और यहाँ पर बकेट लगी हुई होती है, यहाँ पर बकेट लगी हुई होती है, एक इसको हम बोलते हैं टॉप ऊपर बोलते हैं, फिर एक यहाँ पर लगा होगा बकेट जस्ट इसके नीचे ऐसे करके, और यहाँ पर आपका जो है एक यहाँ पर बकेट होगा, लास्ट वाला बकेट क्या ये कह सकते हैं कि आपका जो है कंटेनर है, जिसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने अपने जो भी हमारा सैंपल है उसको डालेंगे, फिर वहां से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को, जो भी हमारा सैंपल है कंक्रीट का, उसको हम कंप्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद उसका वेट लेंगे, फिर उसके बाद सैंपल को जब इसमें डालेंगे, फिर यहाँ पर कितना सैंपल कलेक्ट होता है उसको वेट करेंगे। ठीक है, एक तो अपना जो पार्शियल वेट लेंगे, मतलब जो सैंपल डाला हुआ है, और उसको डिवाइड करेंगे इससे, जो अपना फुल्ली फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट था, कंक्रीट वाला सैंपल था, तो दोनों के रेशियो से हम निकालते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर, और उस कॉम्पैक्शन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम बताते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है, और एक होता है आपका वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में क्या होता है, जब आपका कंक्रीट बहुत ज्यादा स्टिफ हो, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे कंक्रीट लैब में, वहां पर एक टेबल रहती है, उसके नीचे वाइब्रेशन वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, जब बटन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका वहां पर वाइब्रेशन जनरेट होता है उस पर्टिकुलर टेबल पर। ठीक है, उस टेबल पर हम जो माउल्स होते हैं उसको रख देते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट वहां पर होता है, मतलब वाइब्रेशन के हेल्प से वहां पर करते हैं। फिर फ्लो टेबल टेस्ट होती है, फ्लो टेबल टेस्ट मतलब बहुत हाई वर्केबिलिटी होती है, ये बहुत हाई वर्केबिलिटी होती है, तब हम फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं, हाई वर्केबिलिटी के लिए, हाई वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं। तो ये अपना चारों टेस्ट है। तो यहाँ पर ये वाला कॉम्पैक्शन फैक्टर वाला ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मास ऑफ ऑब्टेन्ड कंक्रीट इन, ये जो आपका कंटेनर है, इन कंटेनर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इन कंटेनर, और ये हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू रहेगी, कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कहाँ करते हैं, मैंने बता ही दिया कि आपका जो कंक्रीट बहुत ही कम वर्केबिलिटी रहेगी, दैट इज वेरी लो वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए ये टेस्ट हम करते हैं, वेरी लो वर्केबल के लिए। और ये भी आपका वेरी लो ही वर्केबल के लिए वीबी कंसिस्टोमीटर भी है, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट, और फ्लो टेबल टेस्ट हाई वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, इवन वेरी हाई यहाँ पर कह सकते हैं, वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसका जो मेन अभी हम चार्ट देंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस चारों में क्या क्या हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान देनी है, तो स्लम टेस्ट रिगार्डिंग हमने बता ही दिया कि स्लम टेस्ट फील्ड टेस्ट होता है, और इसका डायमेंशन आपको पता करना है, और प्लस वो चार्ट का डेटा। अगेन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए करते हैं, और ये अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, टॉप ऊपर है, ये बॉटम ऊपर है, और ये आपका एक कंटेनर है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अपना सैंपल है, एक बार इसमें कंप्लीटली उसको कॉम्पैक्टली फिल करेंगे, फिल करके इसको हम वेइंग मशीन में वेट कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर हमने सैंपल को डालना है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर जो भी हमें ऑब्टेंड मिला है, मास ऑफ ऑब्टेंड कंक्रीट, उसको वेट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगी कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू। अगेन ये हमने बता ही दिया है, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट ये क्यों होता है, ये आपका वाइब्रेशन होता है, जो भी हमारा माउल्ड है उसको टेबल पर रख देते हैं, जो वाइब्रेटिंग टेबल होती है, वहां से हम टाइम नोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर
टाइम देखा जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी बताते हैं। और फ्लो टेबल टेस्ट वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है, जैसे कि आपका जो ऐसा कंक्रीट हो जो एकदम फ्लो होता रहे, ठीक है, तो जो फ्लो टेबल होती है वहां से उसको हम टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली देखेंगे चार्ट की वैल्यू, तो ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट था। अब उस चार्ट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो देखते हैं। ये अपना चार्ट है, इसके हेल्प से जो भी टेस्ट आप किए हैं, अगर आप स्लम टेस्ट कर रहे हैं तो स्लम में जो भी वैल्यू मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो वर्केबिलिटी है आप उसको मेजर कर सकते हैं कि लो है कि मीडियम है, ठीक है। सिमिलरली कॉम्पैक्शन फैक्टर के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वर्केबिलिटी को जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये हमेशा याद रखिएगा कि 5 कैटेगरियां हैं वर्केबिलिटी की, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ठीक है। लो मीडियम हाई 3 तो होता ही है, लो मीडियम हाई, लो के पहले वेरी लो और हाई के बाद वेरी हाई, बस यही याद करने का तरीका है, ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जो स्लम टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट जो होता है वो आपका वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए नहीं अप्लीकेबल होता है, और वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए भी नहीं अप्लीकेबल होता है। इसीलिए दोनों में देखिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरी लो है तो जीरो स्लम्प हो जाएगा, वेरी हाई है तो वो फ्लोट कर जाएगा, दोनों में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। लो मीडियम हाई बस 3 डेटा याद रखना है, 25 to 75 लो में है, एंड 50 to 100 मीडियम में है, एंड हाई 100 to 150 में। अगर आपसे पूछे कि जनरली जनरली अगर हम होम कंस्ट्रक्शन की बात करें, हाउस कंस्ट्रक्शन की, या जनरली बिल्डिंग में कौन सा स्लम्प हम यूज करेंगे, जनरल अगर आपसे बात की जाए तो हम मीडियम वर्केबल कंक्रीट यूज करते हैं 50 to 100, ठीक है। अगर जनरल पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जनरल बात करें तो 50 to 100 मीडियम वर्केबल हम यूज करते हैं। मीडियम वर्केबल कहाँ पर यूज होता है, आप देख सकते हैं नॉर्मल रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर। नॉर्मल रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर मतलब जो भी अपने बिल्डिंग का बीम या कॉलम है, बीम एंड कॉलम, ठीक है, या जो भी अपने नॉर्मल मेंबर्स हैं वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग से बात करें अगर वेरी लो की, अगर आपका वर्केबिलिटी वेरी लो है, बहुत ही स्टिफ कंक्रीट है, वहां वो कहां पर यूज होगा, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इसमें स्लम की वैल्यू नील रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहती है। कॉम्पैक्शन फैक्टर हमने बताया था, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम करते हैं वेरी लो वर्केबल के लिए, क्योंकि स्लम टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे, या फिर वीवी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे स्लम की वैल्यू पूछ लिया तो समझ लो क्वेश्चन आसान है, ये पूछ लिया तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आपको याद रखना है 0.75 to 0.80, आप 75 to 80 ऐसे माइंड में रखिए, पॉइंट लगा लीजिएगा, ठीक है। 75 to 80 ऐसे याद करने में आसानी होगी वेरी लो के लिए। फिर अगेन लो वर्केबल के लिए 25 to 75 स्लम है, कॉम्पैक्शन फैक्टर 80 to 85, 75 80 80 to 85, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं 80 85, ठीक है। ये लाइट रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर या मास कंक्रीटिंग, जैसे आपका डैम वगैरह हो गया ना, डैम में हमें बहुत ज्यादा कंक्रीटिंग करनी पड़ती है, तो वहां पर हम लो वर्केबिलिटी यूज करते हैं। अगेन मीडियम वर्केबिलिटी के लिए 50 to 100 स्लम की वैल्यू है, कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 to 0.92, 0.85 to 0.92, ठीक है। और यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा, या तो लो मीडियम यही पूछेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है 0.85 to 0.95, और ये अपना नॉर्मल रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। अगेन अगर हाई की बात करें, हाई वर्केबिलिटी कहाँ यूज होती है, स्लम कितना रहेगा हाई के लिए, 100 to 150 रहेगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 टू एबव, मतलब 0.92 से ज्यादा, मतलब 0.92 या फिर उससे ज्यादा है तो कैसा होगा, हाई, ठीक है, 0.92 से ज्यादा। अगर 0.85 टू 0.92 है तो आप उसको किसमें कंसीडर करोगे, मीडियम में कंसीडर करोगे, और 0.92 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हाई रहेगा, हाई वर्केबल। और 100 to 150 स्लम की वैल्यू है। इसमें आप कहां पर यूज करते हैं, हैवीली रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर, हैवीली रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर एंड पाइलिंग। जो हम पाइलिंग करते हैं ना, पाइलिंग करते हैं तो हमें हाई वर्केबल चाहिए। पाइलिंग मतलब जो फाउंडेशन में, जैसे एक तो आप फुटिंग बनाते हो, एक तरफ पाइलिंग होता है, ठीक है, तो पाइलिंग में हम हाई वर्केबिलिटी यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, हैवी रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, हैवी रेनफोर्स्ड जैसे कि डीप बीम हो गया, आपका डीप बीम है वो भी हैवी रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर में आता है। या फिर आपके जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि वॉल्स हो गई, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के वॉल्स हो गई, वो भी आपका हैवीली रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर में आता है, तो वहां पर आप हाई वर्केबिलिटी यूज करते हैं। वेरी हाई कहां पर यूज करेंगे, वेरी हाई में स्लम वैल्यू नील रहेगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर ये दोनों के लिए सेम है, हाई और वेरी हाई 0.92 से अबव, मतलब 0.92 के ऊपर की जो वैल्यू है मतलब हाई वर्केबिलिटी है, ठीक है।
और कहाँ पर यूज होगा ये, ट्रिम पाइप कंक्रीटिंग के लिए। ट्रिम पाइप कंक्रीटिंग कैसा होता है, इसमें एक हुपर बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपका सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक हुपर बनाते हैं और यहाँ से हम कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उसका तरीका होता है ट्रिम पाइप कंक्रीटिंग का। अगेन अगर वीबी टाइम की बात करें तो ये भी देख सकते हैं कि वेरी लो के लिए 10 to 20 सेकेंड है, ये टाइम होता है, ठीक है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब से टाइम नोट करते हैं कि कितने टाइम तक वो कंप्लीट आपका, जब वाइब्रेशन टेबल चलता है ना तो वहां पर हम टाइम नोट करते हैं जब अपना माउल रखते हैं तो 10 to 20 सेकेंड होता है जिसमें वेरी लो में, एंड लो में 5 to 10 सेकेंड है, मीडियम में 2 to 5 सेकेंड है, और हाई वेरी हाई के लिए ये इसमें कोई जो है टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप स्विच ऑन करोगे सारा का सारा कंक्रीट लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे स्लम और कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछेगा। वीबी टाइम आपसे नहीं पूछा है, जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है। बट ये दो वैल्यूज आपको याद रखना है, इसको एकदम दीवार में चिपका लो जहां पर भी सोते हो पढ़ते हो, ठीक है, सो दैट कि ये वैल्यूज आपके माइंड में रहें और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट को आपको प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद एक चीज अपना बचा है जो मैंने बताया था, एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो, बस वो चार्ट देख लेते हैं फिर हम कंप्लीट करते हैं। ये अपना चार्ट है ड्यूरेबिलिटी का। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, चाहे जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, अगर आप चाहते हैं उस स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो तो आप ड्यूरेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कवर। हम जो कवर प्रोवाइड करते हैं, कवर का मतलब समझते हैं, जैसे कि ये सपोज रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पर कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, जिसको आप क्लियर कवर कहते हैं, ठीक है, वो जो क्लियर कवर देते हैं उसी कवर के हेल्प से हम ड्यूरेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेलेक्ट करते हैं कि किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, प्लस कितना हम नॉमिनल कवर प्रोवाइड करेंगे उसको सेलेक्ट करते हैं, और कितना वाटर सीमेंट रेशियो हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। यहां पर तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है, यहां पर 5 कैटेगरीज दी हुई है, 1 2 3 4 एंड 5 कैटेगरी है, 5 कंडीशंस हैं। अगर आपका एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है, माइल्ड का मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल, उसमें कोई भी रेनफॉल नहीं आ रही है, मतलब उसमें जो पानी की बारिश हो रही है बिल्कुल भी उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल होगा तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करेंगे, M20। और इससे एक चीज और क्लियर हो गया कि जब हमारा पुराना कोड था उसके अकॉर्डिंग हम M15 यूज किया करते थे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लेकिन IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं M20। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इतना समझ लेना है कि अपना जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो M20 होता है, ठीक है, और माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग M20 है, ठीक है। अब मिनिमम नॉमिनल कवर कितना यूज करते हैं, 20 mm, मिनिमम नॉमिनल कवर 20 mm। अब देखिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज हो सकता है, 0.55। मैंने बताया था ना कि 0.4 से लेकर 0.6 यूज करते हैं, बट 0.6 नहीं यूज करना चाहिए, उससे आपका वर्केबिलिटी तो जरूर ज्यादा रहेगी बट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो माइल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग 0.55 यूज किया गया है, ठीक है। अगेन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे सब्जेक्टेड टू नॉर्मल रेनफॉल, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो रेनफॉल के कांटेक्ट में है, ठीक है, रेन के कांटेक्ट में है। अगेन परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली सबमर्ज्ड है, मतलब कहीं पे पानी भरा हुआ है और उसके कांटेक्ट में है परमानेंटली, ठीक है, मतलब 365 डेज वो आपका पानी में सबमर्ज्ड है, तो वो आपका कौन सा कंडीशन बनेगा, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन बनेगा। उस केस में हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करेंगे, M25 यूज करेंगे, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 होगा, नॉमिनल कवर हमारा 30 mm का होगा, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 तक यूज कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम है। आप इसके अलावा 0.55 दिया ना, 0.5 यूज कर सकते हैं, 0.5 दिया है 0.48 यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 0.5 से क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगेन अगर सीवियर कंडीशन है, सीवियर का मतलब कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपका आएगा सीवियर कंडीशन में, इसमें सब्जेक्टेड टू हैवी रेनफॉल, जो भी आपका मेंबर है वो हैवी रेनफॉल
हैवी रेनफॉल के कॉन्टेक्ट में है। अगेन परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर, जो सी वाटर में जो भी आपका कॉलम है या जो आपका मेंबर्स है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, परमानेंटली सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो उस केस में हम सीवियर एक्सपोजर कंडीशन को लेते हैं। और सीवियर में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीवियर कंडीशन में आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करते हैं, तो वो यूज हम करते हैं M30। इसको आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइल्ड में M20, मतलब मिनिमम तो M20 है ही है, बट सीवियर में M30 यूज करते हैं। मिनिमम नॉमिनल कवर हमारा 45 mm है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर होता है 0.45, ठीक है। अगेन वेरी सीवियर होता है आपका सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे, सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे। तो इस केस में क्या होता है, सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे में M35 हमारा क्या होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 50 mm का हमारा नॉमिनल कवर होता है और 0.45 का हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है मैक्सिमम। एंड लास्ट वन इज एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में आता है टाइडल जोन, ठीक है। तो इस टाइडल जोन में आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो M40 होता है। एंड मिनिमम नॉमिनल कवर, ये कई बार पूछा है एग्जाम में कि एक्सट्रीम कंडीशन में नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर कितना यूज करते हैं, 75 mm यूज करते हैं। एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कैन यूज 0.4। 0.4 आप समझ सकते हैं कि एकदम लोएस्ट वाला वाटर सीमेंट रेशियो है। 0.4 तो उससे ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज कर नहीं सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। तो आपको 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो यूज करना है। तो ये इस चार्ट से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। आई थिंक ये अपना एक ये वाला चार्ट हो गया, एक इसके पहले जो हमने वर्कबिलिटी वाला बताया, वो दोनों चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा और हो सके कि मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है, सो दैट एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प हो। तो ये अपना इस लेक्चर वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।